फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार, वेलकम टू एजू पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं स्पीडी सामान्य विज्ञान में मॉडल सेट नंबर 11, है ना। क्योंकि इसके पहले मैं मॉडल सेट नंबर 10 को सॉल्व करा चुका हूं, जो आप लोग काफ़ी पसंद किए उसको। और चलिए आज हम देखते हैं कि मॉडल सेट में कौन कौन से क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मॉडल सेट में देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है। समझिएगा, आपको आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है। समझिएगा, आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है। आर्सेनिक 74 का जो प्रयोग होता है वह आपको ट्यूमर के उपचार में होता है ना। ट्यूमर के उपचार में होता है, याद रखिएगा। आर्सेनिक 74 है वह आपको ट्यूमर के उपचार में होता है। अब समझिएगा कि आर्सेनिक 74 है क्या। आर्सेनिक 74 एक तरह से समस्थानिक है ना। ये सभी समस्थानिक है जो अलग अलग आपको डिजीज में उपचार में लगाया जाता है। अब समझ लेते हैं कि आखिर समस्थानिक है क्या। तो समझिएगा, समस्थानिक यानी समस्थानिक किसे कहते हैं। समझिएगा, तत्व के वे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं, है ना। परमाणु भार आपको भिन्न होते हैं, उसी को समस्थानिक कहा जाता है। फिर समझिएगा, तो वे तत्व के वे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु भार आपको भिन्न होते हैं, उसी को आपको समस्थानिक कहा जाता है ना। अब देखते हैं इसके कुछ और समस्थानिक और उनके उपयोग है। समझिएगा, ये तो आर्सेनिक हो गया कि आर्सेनिक 74 आपको ट्यूमर के उपचार में उपयोग किया जाता है। अब देखिएगा, इसमें दूसरा है आपको सोडियम 24, है ना। सोडियम 24, इसे आपको Na24 भी कहा जाता है ना। Na24, समझिएगा। सोडियम 24 नमक समस्थानिक का जो उपयोग किया जाता है वह रुधिर संचरण तंत्र के विकार को ज्ञात करने में किया जाता है ना। रुधिर संचरण तंत्र के विकार, आपको रुधिर संचरण तंत्र के विकार को ज्ञात करने में किया जाता है। विकार को ज्ञात करने में किया जाता है। तो समझिएगा, सोडियम 24 यानी Na24 का जो उपयोग किया जाता है वह रुधिर संचरण तंत्र के विकार को ज्ञात करने में किया जाता है। उसके बाद आपको आता है पोटेशियम 32, है ना। पोटेशियम 32 का जो उपयोग किया जाता है वह रक्त में खराबी से उत्पन्न ल्यूकेमिया अर्थात ब्लड कैंसर के उपचार में किया जाता है। कैंसर के उपचार में किया जाता है। समझिएगा, फिर
सोडियम 24 ये आपको रुधिर संचरण तंत्र के विकार को ज्ञात करने में किया जाता है। और पोटेशियम 32 ये आपको यानी P32 कहा जाता है, ये आपको रक्त में खराबी से उत्पन्न ल्यूकेमिया अर्थात ब्लड कैंसर के उपचार में आपको पोटेशियम 32 का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपको कोबाल्ट 60, समझिएगा कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 जिसे C60 के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा यह कैंसर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है ना, कैंसर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा जो कोबाल्ट 60 है इसी से गामा किरण का उत्सर्जन होता है ना, गामा किरण का उत्सर्जन होता है। जो कोबाल्ट आपको 60 है इसे गामा किरण का उत्सर्जन होता है। याद रखिएगा वेधन क्षमता सबसे अधिक जो वेधन क्षमता होती है, सबसे अधिक वेधन क्षमता आपको गामा किरण का ही होता है ना। सबसे अधिक जो वेधन क्षमता होता है वह गामा किरण का होता है। और गामा किरण का जो खोज किया था वह आपको हेनरी बेकुरल ने किया था, है ना, हेनरी बेकुरल ने किया था, ये याद रखेंगे। तो फिर समझिएगा कोबाल्ट 60 नामक समस्थानिक का जो उपयोग किया जाता है वह कैंसर के उपचार में किया जाता है। और समझिएगा कोबाल्ट जो 60 है यह आपको गामा किरण का उत्सर्जन करता है। गामा किरण की जो वेधन क्षमता है वह सबसे अधिक, समस्त किरणों में सबसे अधिक जो वेधन क्षमता होता है वह आपको गामा किरण का होता है। और याद रखिएगा गामा किरण का जो खोज किया था वह हेनरी बेकुरल ने खोज किया था। कंप्लीट। अब हम बात करते हैं फेरस, आपको फेरस 59 समझिएगा, फेरस 59 Fe59 समझिएगा। अरक्तता से संबंधित रोग के उपचार में किया जाता है ना, आपको अरक्तता नामक रोग के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है ना। फेरस 59 नामक जो समस्थानिक का उपयोग किया जाता है वो आपको अरक्तता नामक रोग के उपचार में, है ना, रोग के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे अरक्तता मतलब क्या, इनेमिया यानी खून की कमी, है ना। इनेमिया के उपचार में आपको फेरस 59 नामक समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं आयोडीन 131 समझिएगा, आयोडीन 131 समझिएगा। आयोडीन 131 समस्थानिक का जो उपयोग किया जाता है वह आपको घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है ना। घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। जो घेंघा रोग होता है वो आपको थायराइड ग्रंथि के वृद्धि के कारण होता है ना, थायराइड ग्रंथि, है ना, थायराइड ग्रंथि में वृद्धि के कारण ये आपको रोग हो जाता है। इस रोग को ग्वाइटर रोग भी कहा जाता है ना, ग्वाइटर रोग भी इसे कहा जाता है। समझिएगा आयोडीन 131 नामक समस्थानिक का जो उपयोग किया जाता है वह घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। जो घेंघा रोग होता है वह थायराइड ग्रंथि के वृद्धि के कारण होता है, जिसे ग्वाइटर रोग भी कहा जाता है। कंप्लीट। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन डेंटिंग विधि, है ना, कार्बन डेंटिंग विधि समझिएगा, कार्बन डेंटिंग विधि समझिएगा, जिसे C14 भी कहा जाता है ना। इसका जो उपयोग किया जाता है वो आपको अजीवी अकार्बनिक वस्तुओं के आयु का निर्धारण में किया जाता है। समझिएगा अजीविक कार्बनिक वस्तुओं के आयु के निर्धारण में किया जाता है। आयु के निर्धारण में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा आपको प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में किया जाता है ना, प्रकाश संश्लेषण
प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। और याद रखिएगा, इसका जो खोज किया था, कार्बन डेटिंग विधि का जो खोज किया था, एफ किल्वी ने किया था, है ना, एफ किल्वी ने। याद रखिएगा, कार्बन डेटिंग विधि का जो खोज किया था आपको एफ किल्वी ने खोज किया था। फिर समझिएगा, कार्बन डेटिंग विधि यानी C14 ये आपको अजीविक कार्बनिक वस्तुओं की आयु के निर्धारण में किया जाता है। साथ ही प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग विधि अर्थात C14 का जो खोज किया था वह एफ किल्वी ने किया था, है ना। इसमें समझिएगा, इसे सीधे पेड़ पौधों के आयु का निर्धारण किया जाता है ना, पेड़ पौधे के आयु का निर्धारण किया जाता है। तो ये आपको प्रमुख समस्थानिक और उनका उपयोग था, प्रमुख समस्थानिक एवं इसका उपयोग था। अब हम बात करते हैं 2 नंबर जो क्वेश्चन है वह एक फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। समझिएगा, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है बताइए आप लोग, ये आप लोग को मालूम होगा, फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई बताइए आप लोग। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी, है ना। फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। अब ए से है तो ए से कुछ और अध्ययन को देख लेते हैं। देखिएगा, इसमें दूसरा नंबर है एल्गोलॉजी, है ना, एल्गोलॉजी। समझिएगा, एल्गोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एल्गोलॉजी में आपको शैवालों का अध्ययन किया जाता है ना, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, एल्गोलॉजी के अतिरिक्त और एक है क्या? फाइकोलॉजी, है ना, फाइकोलॉजी। याद रखिएगा, फाइकोलॉजी में भी आपको शैवालों का अध्ययन किया जाता है ना। आपको फाइकोलॉजी में भी आपको शैवालों का अध्ययन किया जाता है। समझिएगा, एल्गोलॉजी में भी शैवालों का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में भी शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आपको है एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी। बताइए इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में आपको घासों का अध्ययन किया जाता है ना, घासों का अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी ऑफ ग्रास, है ना, स्टडी ऑफ ग्रास किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी में। तो कंप्लीट हो गया। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है और एल्गोलॉजी में शैवालों का अध्ययन, साथ ही फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन और एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन। ये इसलिए बता दिया कि अल्फ़ाबेटिकल ए से है तो ए से भी आपको याद रखना होगा। कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? गोताखोर, समझिएगा, 3 नंबर जो क्वेश्चन है, गोताखोर जो पानी में जाते हैं, है ना, गोताखोर किस गैसों के मिश्रण, किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं, सांस लेते हैं। समझिएगा, सीधे में क्वेश्चन इस तरह में समझिएगा, अगर गोताखोर समुद्रों के नीचे जाते हैं तो सांस लेने के लिए किस मिश्रण गैस का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, ये जो मिश्रित गैस है वह सांस लेने के लिए जो मिश्रित गैस है वो आपको ऑक्सीजन एवं हीलियम है ना, ऑक्सीजन एवं हीलियम है। समझिएगा, इन दोनों गैसों का मिश्रण का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? सीले एवं प्रिस्टले ने किया था, याद रखिएगा। और हीलियम का जो खोज किया था वह लोकेयर ने किया था। याद रखिएगा, जो हीलियम है यह अक्रिय गैस है और अक्रिय गैसों में यह सबसे हल्का गैस है। कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ें, चलिए अब हम बात करते हैं 4 नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक है। समझिएगा, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक है। 4 नंबर है पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक है। कहने का मतलब है कि पोर्टलैंड जो सीमेंट का निर्माण हुआ है वह किस किस पदार्थों के मिलने से हुआ है? समझिएगा, पोर्टलैंड सीमेंट का जो निर्माण में हुआ है वो आपको चूना,
सिलिका एवं एल्यूमिना है ना, एवं एल्यूमिना है। तो ध्यान रखेंगे आपको पोर्टलैंड सीमेंट का जो प्रमुख घटक है वह चूना है, सिलिका है और एल्यूमिना है ना। पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में चूना, सिलिका और एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं 5 नंबर जो क्वेश्चन है, गैसों का दाब मापा जाता है। समझिएगा, गैसों का दाब मापा जाता है। समझिएगा, गैसों का दाब मापा जाता है किस यंत्र से? मैनोमीटर से, है ना। गैसों का दाब जो मापा जाता है वो आपको मैनोमीटर से मापा जाता है ना। मैनोमीटर से मापा जाता है। समझिएगा, गैसों के दाब जो मापा जाता है वो आपको मैनोमीटर से मापा जाता है ना। पूरे उपकरण और उनके कार्यों को अगर देखना हो तो मेरा स्पेशल मैं क्लास ही बनाया हूँ। टोटल उपकरण और उनके कार्य का जो मैं क्लास बनाया हूँ वो विविध में, जब प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक अलग प्लेलिस्ट ही बना हुआ है विविध का, उसी में आपको पूरे उपकरण उनके कार्यों को दिखाया हूँ। उसी में आपको ये मिल जाएगा गैसों के दाब का माप मैनोमीटर, उसमें और भी उपकरण और उनके कार्य हैं, ठीक ना। तो ये आप देख लेंगे उसमें जा करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने एग्जाम में पूछे गए हैं टोटल उपकरण और उनके कार्य को उसमें मैं आपको दिखा दिया हूँ, ठीक ना। उसके बाद 6 नंबर में क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? समझिएगा, 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था, है ना। आपको क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? समझिएगा, क्रेस्कोग्राफ का जो आविष्कार किया था वो आपको जगदीश चंद्र बोस ने किया था, है ना। जगदीश चंद्र बोस ने किया था। कब? 1928 में, है ना। आपको क्रेस्कोग्राफ का जो आविष्कार किया था वो आपको जगदीश चंद्र बोस ने किया था। कब? 1928 में। क्या है क्रेस्कोग्राफ? आपको पौधों के माप की, पौधों में हुई वृद्धि की माप की जाती है ना। पौधों के वृद्धि की माप की जाती है ना। पौधों के वृद्धि की माप की जाती है किससे? आपको क्रेस्कोग्राफ से, है ना। क्रेस्कोग्राफ से पौधों के वृद्धि की माप की जाती है और इसका खोज किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने किया था 1928 में। कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो यह कि भारहीनता होती है। समझिएगा, 7 नंबर भारहीनता की स्थिति होती है। भारहीनता की स्थिति होती है। कब? याद रखिएगा, भारहीनता की जो स्थिति होती है वह गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में होती है ना। जो आपको होता है गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति में होती है ना। शून्य स्थिति में आपको भारहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है ना। जो भारहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है वह आपको गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति में उत्पन्न होती है। कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 8 नंबर में जो क्वेश्चन है कि समुद्र में प्लावन करते समय, समझिएगा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। समझिएगा, समुद्र में प्लावन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग ऊपर उठा रहता है ना। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको ये है, समुद्र में प्लावन मतलब तैरना होता है। प्लावन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र स्तर से ऊपर उठा रहता है। समझिएगा, है ना। समुद्र में प्लावन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह
सतह से ऊपर उठा रहता है। समझिएगा, समुद्र में प्लावन करते समय आइसबर्ग का क्या मतलब होता है? ये आइसबर्ग जो होता है आपको बर्फ़ का चट्टान होता है। जो आइसबर्ग होता है वो बर्फ़ का चट्टान होता है। तो आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर उठा रहता है? ध्यान रखिएगा, 1/9 भाग। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 1/9 भाग। तो समुद्र में प्लावन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर उठा रहता है? तो 9 भाग, 1/9 भाग। ध्यान रखिएगा, नदियों की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। क्यों? जानते हैं, वह समुद्र के जल समुद्री जलों का घनत्व के अधिक होने के कारण, है ना। समझिएगा, नदियों के अपेक्षा समुद्रों में तैरना आसान होता है। क्यों? समुद्री जल के घनत्व के अधिक के कारण, है ना। समुद्री जल के घनत्व की अधिकता के कारण, है ना, अधिकता के कारण समुद्र के जल का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। नदियों के जल की अपेक्षा समुद्री जल का जो घनत्व होता है वह अधिक होता है, इसीलिए नदियों की अपेक्षा समुद्रों में तैरना आसान होता है। इसमें और एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि नदियों से जब समुद्री जलों में जब जहाज घुसता है या प्रवेश करता है तो उसका कुछ भाग ऊपर उठ जाता है ना। नदियों से जब जहाज समुद्रों में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के बाद जहाज का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। ये भी आपको समुद्री जल में घनत्व के कारण होता है, अधिक घनत्व के कारण होता है। तो कंप्लीट हो गया, ये आपको 8वां नंबर क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। समझिएगा, 9वां नंबर क्वेश्चन है वाटर जेट तकनीक। 9 नंबर है आपको वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किसमें? बताइए आप लोग, है ना। वाटर जेट तकनीक का जो प्रयोग किया जाता है वो आपको अग्निशमन में किया जाता है ना, आपको अग्निशमन में किया जाता है। समझिएगा, वाटर जेट तकनीक का जो प्रयोग किया जाता है वो आपको अग्निशमन में किया जाता है। कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं आपको 10 नंबर। समझिएगा, 10 नंबर जो क्वेश्चन है वह एक होरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। समझिएगा, 10 नंबर होरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है ना। अध्ययन किया जाता है किसका? समय का मापन का किया जाता है ना, आपको समय का मापन का किया जाता है ना। होरोलॉजी के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वह समय का मापन का किया जाता है ना। अब एज से है तो और भी देख लेते हैं इसमें क्या है। पहला है आपको हीमेटोलॉजी। समझिएगा, हीमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हीमेटोलॉजी में आपको रुधिर का अध्ययन किया जाता है ना, रुधिर का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, ये से है इसलिए ये वाला टोटल एक जगह अध्ययन कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट में है हर्पेटोलॉजी। समझिएगा, हर्पेटोलॉजी में आपको सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है ना, आपको सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है, सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आपको हिपेटोलॉजी, है ना, हिपेटोलॉजी। समझिएगा, हिपेटोलॉजी में यकृत अर्थात लीवर का अध्ययन किया जाता है ना, यकृत अर्थात लीवर का अध्ययन किया जाता है ना, लीवर का अध्ययन किया जाता है। और एक है हिप्नोलॉजी, है ना, हिप्नोलॉजी में आपको निद्रा का अध्ययन किया जाता है ना, निद्रा का अध्ययन किया जाता है। तो समझिएगा, आपको
फोरोलॉजी में समय का मापन का अध्ययन किया जाता है, हेमेटोलॉजी में रुधिर का अध्ययन किया जाता है, हर्पेटोलॉजी में सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है, हिपेटोलॉजी में यकृत का अध्ययन किया जाता है और हिप्नोलॉजी में निद्रा का अध्ययन किया जाता है। कंप्लीट, इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आपको 11 नंबर क्वेश्चन। समझिएगा 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं, समझिएगा जब दो लोग, 11 नंबर जो क्वेश्चन है, जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं, साधारण बातचीत करते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होगी? तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होगी? समझिएगा ध्वनि उत्पन्न होगी, ये क्वेश्चन है आपको, है ना। क्वेश्चन है कि अगर दो लोग आपस में साधारण रूप से बातचीत कर रहे हैं ना, जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत कर रहे हैं, नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, तो उनके द्वारा बातचीत किया गया का कितना डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होगा? तो समझिएगा ये आपको 30 से 40 डेसिबल है ना, डेसिबल। समझिएगा 30 से 40 डेसिबल आपको ध्वनि उत्पन्न होगी, है ना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जब दो लोग आपस में साधारण रूप से यानी नॉर्मल बात कर रहे होंगे तो वह कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करेंगे? तो 30 से 40 डेसिबल। लेकिन अगर ज़ोर ज़ोर से, है ना, अगर ज़ोर ज़ोर से वो बातचीत करें तब वो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करेंगे? तब आपको 50 से 60 डेसिबल, है ना, डेसिबल आपको ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जब आप लोग क्लास में चिल्लाते हैं, जो मुझे आप लोग को चुप कराना पड़ता है, तो आपका 50 से 60 डेसिबल तक आपका ध्वनि होता है। लेकिन अब आप लोग जब आपस में बात करते हैं तो आपको 30 से 40 डेसिबल ध्वनि होती है। तो समझिएगा, चिल्लाइएगा तो 50 से 60 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करेंगे और नॉर्मल बात करेंगे तो आप 30 से 40 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करेंगे। कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 12 नंबर। 12 नंबर जो क्वेश्चन है वह एक रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को, 12 नंबर है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान होता है। समझिएगा, आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर रेफ्रिजरेटर में हम कोई खाने के लिए सामान रखते हैं तो कितने टेम्परेचर तक में रखेंगे कि वह ताज़ा रहेगा? तो ये आपको 4 डिग्री सेल्सियस, है ना, आपको 4 डिग्री सेल्सियस तक रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेल्सियस पर हम जो खाद्य पदार्थ रखते हैं वह सुरक्षित रहता है, यानी ताज़ा रहता है। तो ध्यान रखेंगे आ रहा है क्वेश्चन कि रेफ्रिजरेटर के कितने डिग्री टेम्परेचर पे खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रहता है, आप ध्यान रखेंगे, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि टंगस्टन की खोज किसने किया था? समझिएगा, टंगस्टन की खोज किसने किया था? 13 नंबर क्वेश्चन है टंगस्टन की खोज किसने किया था? समझिएगा, आपको टंगस्टन का जो खोज किया था वो आपको कार्ल विल्हेम सीले ने किया था। कब? 1781 में। समझिएगा, टंगस्टन का जो खोज किया था वह कार्ल विल्हेम सीले ने किया था, आपको 1781 में। याद रखिएगा, कार्ल टंगस्टन को वोल्फ्राम के नाम से भी जाना जाता है ना, वोल्फ्राम के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा, आपको विद्युत बल्ब में टंगस्टन का जो प्रयोग किया जाता है, आपको
विद्युत बल्ब में टंगस्टन का जो प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का जो प्रयोग किया जाता है वो आपको फिलामेंट के रूप में किया जाता है ना, फिलामेंट के रूप में किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि इसको गलन शक्ति होती है सबसे अधिक होती है। टंगस्टन का जो गलन शक्ति होती है वह सबसे अधिक वह होता है आपको 3140 डिग्री सेंटीग्रेड, 3140 डिग्री सेंटीग्रेड होती है ना, सेंटीग्रेड। इसका जो गलन क्षमता होती है वो आपको 3140 सेंटीग्रेड होता है। और फिलामेंट कितने डिग्री पे चमकता है? वो आपको 2700 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना। इसीलिए विद्युत बल्ब में आपको टंगस्टन का जो प्रयोग किया जाता है वो फिलामेंट के रूप में किया जाता है ना। इसके जो गलन क्षमता होती है, गलन क्षमता की जो उच्च गलन क्षमता होती है वह 3140 सेंटीग्रेड होती है। कंप्लीट फिर समझिएगा। टंगस्टन का खोज कार्ल विल्हेम सीले ने 1781 में किया था। इसे वोल्फ्राम के नाम से भी जाना जाता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग फिलामेंट के रूप में किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि इसके जो उच्च गलन क्षमता होती है ना, उच्च गलन शक्ति होती है, कितना होता है? 3140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फिलामेंट का होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए आपको टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में किया जाता है। अब हम बात करते हैं 14 नंबर, समझिएगा। 14 नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त गैस है ना। कच्चे फलों को समझिएगा, कच्चे फलों को पकाने के लिए 14 नंबर, कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त गैस होता है ना। प्रयुक्त गैस होता है, समझिएगा। यानी आपको कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो समझिएगा, कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है ना। एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसका खोज किसने किया था? इसका खोज आपको फ्रांसीसी वैज्ञानिक बर्थेलोट ने किया था, है ना। बर्थेलोट ने किया था, याद रखिएगा। ये आपको फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक बर्थेलोट ने किया था, याद रखिएगा। कच्चे फलों को पकाने के लिए और एक है कैल्शियम कार्बाइड, है ना। कैल्शियम कार्बाइड से भी पकाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड से भी पकाया जाता है। तो समझिएगा, कच्चे फलों को पकाने के लिए जो प्रयुक्त गैस होता है एसिटिलीन होता है। एसिटिलीन का जो खोज किया था फ्रांसीसी वैज्ञानिक बर्थेलोट ने किया था। और कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन के अलावा कैल्शियम कार्बाइड का भी प्रयोग किया जाता है ना। कैल्शियम कार्बाइड का भी प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं एक जलीय पौधे को क्या कहा जाता है। समझिएगा, एक जलीय पौधे को 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपको जलीय पौधे को क्या कहा जाता है। जलीय पौधे को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? समझिएगा, जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है ना। जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। समझिएगा, जलीय पौधे को, जो जलों में उगने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, है ना। आपको हाइड्रोफाइट कहा जाता है। जो जल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अब समझिएगा, आपको 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि वर्षा के बूंदे के गोलाकार आकृति का कारण है ना। वर्षा के बूंदों, 16 नंबर जो क्वेश्चन है वह आपको वर्षा के बूंदों के गोलाकार होने का कारण है ना। गोलाकार होने का
कारण है। क्या है भाई? आपको वर्षा के बूंदों के गोलाकार होने का कारण क्या है? आपको पृष्ठ तनाव है ना? पृष्ठ तनाव है। क्या पृष्ठ तनाव? यानी सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन है, याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव है। समझिएगा पृष्ठ तनाव। आखिर पृष्ठ तनाव किसे कहा जाता है? समझिएगा, पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठ अथवा सतह का एक विशिष्ट लक्षण होता है। जो पृष्ठ तनाव होता है यह आपको द्रव के, जो पृष्ठ तनाव होता है यह आपको द्रव के पृष्ठ अथवा सतह का एक विशिष्ट लक्षण होता है ना? एक विशिष्ट लक्षण है। और लक्षण क्या है? लक्षण ये है कि पृष्ठ तनाव के कारण द्रव अपने पृष्ठ अथवा सतह के क्षेत्रफल को न्यूनतम करता है ना? ये क्या करता है? द्रव अपने पृष्ठ अथवा सतह के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है ना? न्यूनतम करने का कोशिश करता है, करने का आपको प्रयास करता है। तो समझिएगा, आपको जो पृष्ठ तनाव है वह द्रव के पृष्ठ अथवा सतह का एक विशिष्ट लक्षण है और पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव अपने पृष्ठ अथवा सतह के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। इसका एसआई मात्रक क्या है? इसका जो एसआई मात्रक है वह आपको न्यूनतम प्रति मीटर है। न्यूटन, आपको न्यूटन प्रति मीटर है ना? इसका जो एसआई मात्रक है आपको न्यूटन प्रति मीटर। तो फिर समझिएगा, वर्षा के बूंदे के गोलाकार होने का जो कारण है पृष्ठ तनाव अर्थात सरफेस टेंशन है। पृष्ठ तनाव द्रवों के, पृष्ठ तनाव की जो परिभाषा की बात करें तो पृष्ठ तनाव द्रवों के पृष्ठ अथवा सतह का एक विशिष्ट लक्षण है और पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव अपने पृष्ठ अथवा सतह के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है और इसका जो मात्रक होता है वह न्यूटन प्रति मीटर होता है। कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं 17 नंबर। समझिएगा, 17 नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि समुद्र में समान लवणता की रेखा को कहा जाता है। समुद्र में, समझिएगा, 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपको समुद्र में समान लवणता की रेखा प्रदर्शित करता है। समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहा जाता है ना? समझिएगा, समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है, उस प्रदर्शित करने वाले को क्या कहा जाता है? तो समझिएगा, आइसोहेलाइन कहा जाता है ना? आइसोहेलाइन कहा जाता है ना? क्वेश्चन ये बनता है कि समुद्रों में समान लवणता वाले क्षैतिज स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या जाता है? समुद्रों में लवणता के क्षैतिज स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आइसोहेलाइन कहा जाता है। आइए कुछ समुद्री लवणता के हम बारे में बात करते हैं। समझिएगा, पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जल हैं उनमें 97.5% जो जल है वो आपको लवणीय है ना? आपको लवणीय जल है। समझिएगा, पृथ्वी पर उपस्थित, मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जल हैं उनमें 97.5% जो जल हैं वह लवणीय जल है और 2.5% जो जल है वह आपको मीठा जल है ना? मीठा या ताज़ा जल है जो पीने वाला है। याद रखिएगा, ये 2.5% में आपको 1.5% है वो आपको बर्फ़ है ना? बर्फ़ है जो पीने योग्य है और बाकी जो है आपको
गहरे जो बाकी जो जल है इसमें वो आपको भूमिगत जल है, तालाबों में स्थित जल है और अन्य स्रोतों से मिलते हुए जल है। समझ में आ गया आपको? फिर समझिएगा, पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जल हैं उनमें 97.5% जो जल है वो लवणीय जल है ना, और 2.5% जो जल है यही पीने योग्य है यानी मीठा जल है, जिनमें 1.5% आपको बर्फ के रूप में है। कंप्लीट हो गया। अब देखिए समुद्री जल का जो औसत लवणता है, समझिएगा, समुद्री जल का औसत जो लवणता है वह आपको 35% है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है कि समुद्री जलों का जो औसत लवणता कितना है, तो आपको 35% है ना, 35% है। और याद रखिएगा समुद्री लवणता को कैसे मापा जाता है, ये आपको इसे मापा जाता है सेलाइन नेक्टर से, है ना। समुद्री लवणता को जो मापा जाता है वो आपको सेलाइन नेक्टर नामक यंत्र से मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, समुद्री जल में जो उपस्थित लवणता है उसको मापा जाता है आपको सेलाइन नेक्टर से। और याद रखिएगा समुद्री जल की लवणता का मुख्य कारण क्या है, सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड है यानी क्या, NaCl है ना, NaCl है। समझिएगा समुद्री जल के जो लवणता का कारण है आपको सोडियम क्लोराइड है, और समुद्री जल का जो औसत लवणता है वो 35% है, और समुद्री जल में जो लवणता है उसे मापा जाता है सेलाइन नेक्टर से मापा जाता है, और समुद्री जल का जो लवणता का कारण है वो सोडियम क्लोराइड है। कंप्लीट हो गया। याद रखिएगा विश्व में सबसे अधिक खारे पानी का जो झील है, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से भी देखा जाए तो खारे पानी का जो झील है वो आपको कैस्पियन सागर है ना, कैस्पियन सागर है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा झील की बात करें, सबसे बड़ा खारे पानी का झील, ये सबसे बड़ा खारे पानी का झील है ना, आपको कैस्पियन सागर है ना, और ये आपको कैस्पियन सागर सबसे बड़ा खारे पानी का झील है ना। और एक बात है, विश्व में सबसे अधिक जो लवणता पाई जाती है वो आपको तुर्की के वान झील में पाई जाती है ना, तुर्की के वान झील में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है, सबसे अधिक लवणता पाई जाती है 330%। तो समझिएगा विश्व में सबसे अधिक खारे पानी का जो झील है, सबसे बड़ा खारे पानी का झील वह कैस्पियन सागर है, और विश्व में सबसे अधिक जो लवणता पाई जाती है वो आपको तुर्की के वान झील में 330% पाई जाती है। तो ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं आपको 18 नंबर जो क्वेश्चन है वह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। समझिएगा मात्रकों की 18 नंबर मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जिसे आपको मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है ना, कब लागू की गई थी, तो समझिएगा मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी वो आपको 1971 में की गई थी, है ना। मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी आपको 1971 में की गई थी। कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 19 नंबर, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है। समझिएगा 19 नंबर ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। समझिएगा जो ऑप्टिकल फाइबर है ये आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। जो ऑप्टिकल फाइबर है ये आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में, ध्यान रखेंगे, है ना। उसके बाद 20 नंबर है, रडार का आविष्कार किसने किया था। समझिएगा रडार का आविष्कार किसने किया था। 20 नंबर जो क्वेश्चन है वह आपको रडार का आविष्कार किसने किया था। समझिएगा
रडार का जो आविष्कार किया था वह 1930 में रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था, है ना। आपको रडार का जो आविष्कार किया था, रडार का जो आविष्कार किया था 1930 में रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। कहाँ के थे ये? स्कॉटलैंड के थे, है ना। स्कॉटलैंड के ये निवासी थे। ये जो रॉबर्ट वाटसन वाट थे आपको स्कॉटलैंड के निवासी थे। इन्होंने रडार का आविष्कार किया था। आपको रडार क्या फुल फॉर्म होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है ना। रेंजिंग होता है, समझिएगा। आपको रडार का जो फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, आपका ध्यान रखेंगे। रडार का अगर पूछ दे कि फुल फॉर्म क्या होता है तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। फिर समझिएगा, रडार का आविष्कार 1930 में रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। कब? 1930 में। कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के थे। और याद रखिएगा रडार का जो पूरा नाम होता है वह रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है ना। तो ये आपका मॉडल सेट नंबर 11 था। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आए होंगे, है ना। अगर ये क्लास पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्लास कैसा चल रहा है, तब इसे और भी अच्छे से और आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे, है ना। तो रहने देते इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।